पर है सबकी नजर। क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ हल्के फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर में मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में हुए शामिल। दशकों से लंबित हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को सौंपा बकाया चेक। खरगोन जिले में 60 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र की भी रखी आधारशिला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सदैव अटल पर पुष्पांजलि की अर्पित। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भी प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। प्रधानमंत्री ने कहा, मां भारती के लिए अटल जी का समर्पण और सेवा भाव अमृतकाल में भी प्रेरणा स्रोत। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती पर देश उनके योगदान को कर रहा है याद। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी आज पंडित मदन मोहन मालवीय की संकल्पित रचनाओं के 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का करेंगे विमोचन। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार आज। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल से मुलाकात के बाद कहा, नए मंत्रिमंडल गठन के साथ ही प्रदेश की बेहतरी के लिए करेगा काम। विवाद के बीच टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने फिर की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री। बीजेपी ने कहा, ऐसी हरकतें टीएमसी के संस्कारों को दिखाती हैं। राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन पर कल्याण बनर्जी को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से रूस के 5 दिवसीय दौरे पर। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर होगी चर्चा। देश और दुनिया में क्रिसमस की धूम। वेटिकन के साथ साथ गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर डालते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। इस दौरान इंदौर स्थित हुकुमचंद मिल के श्रमिकों के बकाये से संबंधित लगभग 224 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। ये कार्यक्रम हुकुमचंद मिल श्रमिकों की लंबित मांगों के समाधान का प्रतीक है। गौरतलब है कि इंदौर में हुकुमचंद मिल 1992 में बंद होने के बाद मिल श्रमिकों ने अपने बकाये के भुगतान के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सकारात्मक भूमिका निभाते हुए एक समझौता पैकेज पर सफलतापूर्वक बातचीत को अंजाम दिया, जिसका अदालतों, श्रमिक संघों, मिल श्रमिकों सहित सभी हितधारकों ने समर्थन किया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, आज का ये कार्यक्रम श्रमिक भाई बहनों की उनकी वर्षों की तपस्या और उनके कई वर्षों के सपनों और संकल्प का परिणाम है। इंदौर के लोग 25 दिसंबर की तारीख को श्रमिकों को न्याय मिलने के दिन के तौर पर याद रखेंगे। मैं आपके धैर्य के आगे नतमस्तक हूं। आपके परिश्रम को प्रणाम करता हूं। साथियों, मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी है।
ये मेरी 4 जातियां हैं, मेरा गरीब, मेरा युवा, मेरी माताएं बहनें महिलाएं और मेरे किसान भाई बहन। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने इंदौर नगर निगम द्वारा खरगोन जिले के ग्राम समराज और आशुखेड़ी में स्थापित किए जा रहे 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखी। 308 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से इंदौर नगर निगम को बिजली बिल में प्रति माह लगभग 4 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। सोलर प्लांट के निर्माण के लिए दी जाने वाली धनराशि के लिए इंदौर नगर निगम ने 244 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे। ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। इसे अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है क्योंकि 29 राज्यों के लोगों ने लगभग 720 करोड़ रुपए के मूल्य के साथ उसकी सदस्यता ली, जो जारी किए गए प्रारंभिक मूल्य का लगभग 3 गुना था। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट भी संचालित हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए यहां ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। आज मुझे जलूत सोलर एनर्जी प्लांट के वर्चुअल भूमि पूजन का अवसर मिला है। इस प्लांट से हर महीने 4 करोड़ रुपए की बिजली इस बिल की बचत होने वाली है। 4 करोड़ रुपया बचने वाला हर महीने। मुझे खुशी है कि इस प्लांट के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी कर लोगों से पैसा जुटाया जा रहा है। ग्रीन बॉन्ड का ये प्रयास पर्यावरण की रक्षा में देश के नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक और माध्यम बनेगा। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज देश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदैव अटल पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। और सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। तो पूरा देश आज याद कर रहा है अटल बिहारी वाजपेयी को। सदैव अटल पहुंचकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही कई गणमान्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। इनमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और
कई अन्य केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और वरिष्ठ नेताओं ने सदैव अटल पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भी पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर याद किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर नमन किया। पीएम ने एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। वे जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृत काल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। और प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया। मां भारती के लाडले अटल जी का जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। वो पल पल राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए सोचते रहे। ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम होते हैं। इतने साल पार्लियामेंट के गलियारे में जिंदगी गुजारने के बाद भी दशकों तक सत्ता से दूर रहते हुए जन सामान्य की पवित्रता से, निष्ठा से सेवा करते रहना, सामान्य मानवी की आवाज को बुलंद करते रहना और व्यक्तिगत जीवन के हित के लिए न कभी रास्ता बदलना, आदर्शों और विचारों से कभी समझौता न करते हुए लक्ष्य की ओर चलते रहना, ये हमने अटल जी के जीवन में देखा। छोटी सी बात को ही व्यंग करना जो उनकी विशेषता थी। कितना ही माहौल, हमारी पार्टी मीटिंग में कभी माहौल गरमाया भी हो, तो ऐसी छोटी सी बात रख देते थे, एकदम से हल्का फुल्का वातावरण करते थे। यानी एक प्रकार से परिस्थिति को साध लिया था, अपने भीतर समाहित कर लिया था। ऐसा व्यक्तित्व लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, उस ताकत को समर्पित थे। आज अटल जी को आदरांजलि अर्पित करने का ये अवसर है। मैं आदरणीय अटल जी को आदरांजलि देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर नमन किया। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनका स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। अटल जी ने निस्वार्थ भाव से देश व समाज की सेवा की और भाजपा की स्थापना के माध्यम से देश में राष्ट्रवादी राजनीति को नई दिशा दी। जहां एक ओर उन्होंने परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध में विश्व को उभरते भारत की शक्ति का एहसास कराया, तो वहीं दूसरी ओर देश में सुशासन की परिकल्पना को चरितार्थ किया। उनके विराट योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी ई लर्निंग पाठ्यक्रम लॉन्च किया। ई लर्निंग पाठ्यक्रम नई दिल्ली में सुशासन दिवस पर जारी किया गया। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी मंच पर 3 नई सुविधाओं माई IGOT, मिश्रित कार्यक्रम और क्यूरेटेड कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये पाठ्यक्रम सरकारी संगठनों को दिन प्रतिदिन के आधार पर विभिन्न मामलों को प्रभावी ढंग से संभालने में भी मदद करेंगे। IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर मिश्रित कार्यक्रम अधिकारियों की गतिशील प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी स्तरों पर प्रशिक्षण पद्धतियों तक समान पहुंच की सुविधा प्रदान करेंगे। तो सुशासन दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
अटल जी को नमन करते हुए कहा कि सुशासन दिवस पर भाजपा कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। आज का दिवस सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी और सरकारें भी आयोजित कर रही हैं, सदैव अटल जी का स्मरण कर रही हैं और जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए सदैव अटल जी ने अपना जीवन जिया था, उन मूल्यों और उन आदर्शों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके कार्य करने का संकल्प भी ले रही है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश भर में अटल जी को किया जा रहा है नमन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी अटल जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अटल जी को उनकी 99वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय राजनीति में पुरजोर दखल रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी दूरदर्शिता और करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से हर क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। एक नजर प्रखर राजनीतिज्ञ, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी अटल जी की बेमिसाल शख्सियत। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विशाल व्यक्तित्व उम्र के नंबरों से कहीं परे और विराट है। उनका राजनीतिक सफर 4 दशक से ज्यादा का रहा। नेतृत्व क्षमता ऐसी जिसमें भाजपा ने 2 लोकसभा सीटों से शुरुआत कर केंद्रीय सत्ता हासिल की। साल 1984 में भाजपा को लोकसभा में 2 सीट ही हासिल हुई थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर सीट से खुद चुनाव हार गए थे। लेकिन साल 1999 में वाजपेयी के ही नेतृत्व में देश में एक गठबंधन सरकार बनी। वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। उनकी सहज स्वीकार्यता इतनी थी कि विपक्षी भी उनके मुरीद थे। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में सुबह अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर थमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने संसद के लिए पहली बार साल 1952 में चुनाव लड़ा और 2004 में आखिरी बार। अटल बिहारी वाजपेयी साल 1957 में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर लोकसभा सीट से निर्वाचित होकर संसद पहुंचे थे, जिसके बाद वे 5वीं, 6ठी और 7वीं लोकसभा, फिर उसके बाद 10वीं, 11वीं और 12वीं और उसके बाद 13वीं लोकसभा में चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके अलावा 1962 और 1986 में वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। संसदीय जीवन से अलग वाजपेयी का राजनीतिक जीवन जनसंघ के जमाने से रहा। उसके बाद साल 1977 से 1980 तक वे जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में रहे। उस वक्त जनसंघ का जनता पार्टी में ही विलय हो गया था। मोरारजी देसाई की सरकार में उन्होंने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक विदेश मंत्री का पदभार भी संभाला, जिसके बाद जनता पार्टी में टूट हुई और 6 अप्रैल 1980 में भाजपा का गठन हुआ। वाजपेयी जी साल 1986 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। 90 के दशक में राजनीति पूरी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के इर्द गिर्द घूमती रही। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, उसके बाद साल 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि उनकी सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी और 13 दिन में ही गिर गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं।
सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद साल 1998 में उन्होंने एक बार फिर सरकार का गठन किया, लेकिन आपसी खींचातान और गठबंधन की राजनीति की उठापटक में ये सरकार 13 महीने का कार्यकाल ही पूरा कर सकी और 17 अप्रैल 1999 को सिर्फ एक वोट से वाजपेयी की सरकार विश्वास मत हासिल करने से चूक गई। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 वोट मिले, जबकि विपक्ष में 270। साल 1999 सितंबर-अक्टूबर में मध्यावधि चुनाव हुए और तीसरी बार वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। उन्होंने इस बार साल 2004 तक का न सिर्फ कार्यकाल पूरा किया, बल्कि इस दौरान उन्होंने दिखा दिया कि जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच लोकतंत्र की मर्यादाएं और नैतिकता को बनाए रखा जा सकता है। उनके कार्यकाल में भारत 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा था। तब उन्होंने सड़क, संपर्क, संचार और सुरक्षा को लेकर देश को एक नया लक्ष्य, नया संकल्प दिया। 13 महीने की सरकार के दौरान उन्होंने साहसिक फैसले किए और पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बना दिया। इसके अलावा इंफ्रा विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संचार में नई टेलीकॉम नीति की शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही हुई, जिसका लाभ देश को आज बखूबी मिल रहा है। साल 2009 में वे एक गंभीर बीमारी का शिकार हुए, लेकिन तब तक वे एक ऐसे वटवृक्ष बन चुके थे जहां कई धाराएं आकर एक होती थी। राजनीतिक सामाजिक जीवन में कमाए गए उच्च सम्मान की बदौलत ही साल 2015 में उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। उस वक्त तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर पहुंचे और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया। अटल जी का आकर्षक व्यक्तित्व और विशिष्ट स्पष्टवादिता भारतीय लोकतंत्र को हमेशा ही सुशोभित करती रहेगी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल प्रेरणा के स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 162वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पंडित मदन मोहन मालवीय की संकल्पित रचनाओं के 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का विमोचन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य जनों को संबोधित भी करेंगे। अमृतकाल में प्रधानमंत्री का ये दृष्टिकोण रहा है कि राष्ट्र की सेवा में अमूल्य योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उचित सम्मान दिया जाए। पंडित मदन मोहन मालवीय की संकल्पित रचनाओं का विमोचन इसी दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। अंग्रेजी और हिंदी द्विभाषी रचनाएं 11 खंडों में लगभग 4000 पृष्ठों में हैं, जो देश के हर कोने से एकत्र किए गए पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखों और भाषणों का संग्रह है। इन पुस्तकों का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ प्रकाशन प्रभाग द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर नमन किया। अमित शाह ने भी एक्स पर लिखा, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत और भारतीयता को समर्पित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को नमन किया। उन्होंने लिखा कि उनका तुल्य व्यक्तित्व और कृतित्व के लिए देश की हर पीढ़ी को वो प्रेरित करता रहेगा। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर नमन किया। अमित शाह ने एक्स पर लिखा, एक व्यक्ति अपना जीवन राष्ट्र, संस्कृति और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए
कैसे समर्पित कर सकता है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। मालवीय जी मानते थे कि युवाओं में राष्ट्रीयता के संस्कारों को सींचकर ही एक सबल राष्ट्र का निर्माण संभव है। देश की स्वतंत्रता और सशक्त शिक्षा व्यवस्था में उनके योगदान के कारण उन्हें महामना की उपाधि दी गई। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर उन्हें कोटशः वंदन। और महामना की जीवनी पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। आज स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय एक महान शिक्षाविद, बेहतरीन वक्ता और एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता थे। उनके योगदान के चलते महात्मा गांधी ने उन्हें महामना की उपाधि दी थी और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों और आर्थिक व सामाजिक विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। वो गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों के ही अनुयायी थे। इसी वजह से उन्हें आजादी की लड़ाई के दौरान उदारवादी और राष्ट्रवादी दोनों विचारधाराओं का नेता माना जाता है। उन्होंने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जमकर हिस्सा लिया। इन आंदोलनों में उनकी इसी सक्रियता की वजह से वो गिरफ्तार भी हुए। उन्हें 1909, 1918, 1932 और 1933 में कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। पंडित मदन मोहन मालवीय एक सफल समाज सुधारक और नीति निर्माता थे। उनको गिरमिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए भी याद किया जाता है। हरिद्वार के भीमगोड़ा में गंगा के प्रवाह को प्रभावित करने वाली ब्रिटिश सरकार की नीतियों के चलते उन्होंने 1905 में गंगा महासभा की स्थापना की। उन्होंने 1909 से 1920 के बीच 11 वर्ष तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में काम किया। उन्होंने मुंडकोपनिषद के महावाक्य सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया। अब ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। उनके प्रयासों के चलते ही देवनागरी लिपि को ब्रिटिश भारतीय अदालतों में पेश किया गया। मदन मोहन मालवीय एक प्रख्यात वकील भी थे। उन्होंने चौरी चौरा कांड में 170 भारतीयों को हुई फांसी की सजा के मामले में 151 लोगों को फांसी के फंदे से छुड़ा लिया था। उन्होंने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक पत्रकार के रूप में वो हिंदुस्तान और इंडियन यूनियन जैसे समाचार पत्रों के संपादक रहे। उन्होंने अभ्युदय, मर्यादा और लीडर जैसी पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत भी की। 12 नवंबर 1946 को 84 वर्ष की आयु में पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन हो गया। 2014 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2016 में भारतीय रेलवे ने पंडित मदन मोहन मालवीय के सम्मान में वाराणसी नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस की शुरुआत की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पूरा राष्ट्र कर रहा है आज पंडित जी को नमन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जोधपुर में स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। तो अपने अपने अंदाज में सुशासन दिवस मना रहा है आज पूरा देश। अटल बिहारी वाजपेयी को कर रहा है नमन। मिड डे प्राइम में यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आइए नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। पुंछ जिले में हुए आतंकवादी हमले के फौरन बाद हो रहा ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। सेना प्रमुख के दौरे के दौरान आतंकी हमले के बाद की स्थिति की समीक्षा और आतंकवाद विरोधी तंत्र पर चर्चा की संभावना है। पिछले बृहस्पतिवार को पुंछ जिले के डेरा के गली सेक्टर के पास एक आतंकवादी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। इस बीच सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों का पता लगाने के लिए राजौरी और पुंछ के पहाड़ी इलाकों समेत अन्य स्थानों पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। तलाशी अभियान में हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। सुरक्षा बल पीर पंजाल पहाड़ों और अन्य ऊपरी इलाकों में प्राकृतिक गुफाओं की तलाशी भी ले रहे हैं। बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में नवगठित डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने जा रहा है। नए मंत्रियों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल राजभवन में दोपहर करीब 3:30 बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मोहन यादव ने शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट राज्यपाल को सौंप दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात के बाद कहा कि नए मंत्रिमंडल गठन के साथ ही प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और श्रेयस द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं श्रेयस का। श्रेयस, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जो सूची है वो सौंप दी गई है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कौन से नए चेहरे, क्या कुछ रूपरेखा हो सकती है इस मंत्रिमंडल विस्तार की? श्रेयस, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो मध्य प्रदेश में नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार है आज और मुख्यमंत्री ने आज सुबह राज्यपाल मंगूभाई पटेल को जो सूची है मंत्रियों की वो सौंप दी है। क्या कुछ इसकी रूपरेखा हो सकती है? क्या पुराने नामों को इसमें जगह मिलेगी? नए चेहरे कौन से हो सकते हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार पे? ये कुछ देर में इसका खुलासा होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रेयस जुड़े हुए हैं। श्रेयस, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी श्रेयस, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है 3 बजे राजभवन में जो है मंत्रिमंडल गठन होना है। साथ ही जो संभावित नाम जो समय चर्चे में है वो विश्वास सारंग की अगर हम बात कर लें, या फिर अगर हम कृष्णा गौर की बात कर लें, रीति पाठक की बात कर लें, या फिर कैलाश विजयवर्गीय जो कि भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, प्रहलाद सिंह पटेल की बात कर लें, तो ये सब जो संभावित नाम है ये सब काफी चर्चा में है। लेकिन अभी तक ये जो है आधिकारिक तौर पर इस नामों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। तो संभवतः 3 बजे तक हमको ये देखना पड़ेगा कि आज जो है कौन कौन से विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन गहमा गहमी तो शुरू हो गई होगी। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? किस तरह से तैयारियां इस वक्त चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कार्यक्रम की तो 10:15 बजे जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो माननीय राज्यपाल के आवास पर जाकर मंत्रियों की सूची उनको दे दी थी। और साथ ही साथ इसके बाद जो है कई सारे की कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसे कौन कौन से नाम हो सकते हैं जो सामने आएंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी रहेगा कि इस बार का जो मंत्रिमंडल का गठन होना है मध्य प्रदेश में वो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए होगा, क्योंकि 4 से 5 महीने बाद जो है वो लोकसभा
चुनाव है पूरे देश में और मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 सीट लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में है, जिसके वजह से जो है जातीय समीकरण और स्थानीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी। इस बार जो भी नाम दिए जाएंगे, देखिए संभवतः ये भी बताया जा रहा है कि जो 18 ऐसे लोग हैं जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और साथ ही साथ 4 जो है वो आपके राज्य मंत्री होंगे और 6 जो है वो दर्जा प्राप्त मंत्री शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार आज, क्या कुछ इसकी रूपरेखा होगी, कौन कौन से वो नाम है जिन्हें जगह मिलेगी, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। श्रेयस, आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इसके साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के साथ। और अगर हम खबरों में आगे बढ़ें तो संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर एक विवाद को पैदा करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में एक कार्यक्रम में एक बार फिर धनखड़ की नकल उतारी। इसे कला का रूप बताते हुए बनर्जी ने कहा कि वे उनकी नकल करना जारी रखेंगे। कल्याण बनर्जी ने कहा कि वे ऐसा 1000 बार करेंगे और ऐसा करना उनका मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा, मैं मिमिक्री करता रहूंगा, ये कला है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसे 1000 बार करूंगा। मेरे पास अपने विचार जाहिर करने के सभी मौलिक अधिकार हैं। आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो एक बार फिर यहां पर मिमिक्री का मामला है, एक बार फिर इन्होंने मिमिक्री की है कल्याण बनर्जी ने, और यहां पर अपनी बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं ऐसा 1000 बार करूंगा। तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि असंस्कारी होने के कारण किसी को जेल नहीं होती है। ममता बनर्जी के समर्थन से टीएमसी में अहंकार चरम पर है। अगर वो एक संवैधानिक पद का मजाक उड़ाएंगे, वो एक किसान के बेटे का मजाक उड़ाएंगे, वो पिछड़ी जाति से आने वाले किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाएंगे तो उन्हें जेल नहीं होगी, लेकिन लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये घमंडिया गठबंधन मोदी सरकार की लोकप्रियता को स्वीकार नहीं कर सकता। कोई किसी को असंस्कार के लिए जेल नहीं भेजता है, लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस वाले ममता जी की दम पे, कल्याण बनर्जी हो या कोई भी हो, अहंकार उनकी चरम पे है। अगर देश की संवैधानिक पद में बैठे हुए लोगों को ऐसे मजाक उड़ाएंगे, अगर देश की किसान की पुत्र को ऐसे मजाक उड़ाएंगे, पिछड़े वर्ग से आए हुआ लोगों का ऐसे मजाक उड़ाएंगे, प्रजातंत्र में उनको कभी भी जनता माफ नहीं करेगी। भाजपा नेता दिलीप घोष ने टीएमसी नेता द्वारा उपराष्ट्रपति की मिमिक्री किए जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें टीएमसी के संस्कारों को दिखाती हैं। आप एक सीनियर लॉयर हैं, सीनियर लीडर हैं, एमपी हैं, आपको क्या करना, किसके बारे में करना? देश के संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति हैं, उनके बारे में करना है क्या? ये संस्कार की बात है, सम्मान की एथिक्स की बात है, ये सोचकर करना चाहिए। रास्ता में कोई कुछ भी करता है, लोग हंसते हैं, अच्छा है हंसने वाला। आजकल लोग हंसने के लिए लोगों के पास जरिया नहीं है, अच्छा जरिया मिला है, लोग कितने हंस रहे हैं, धन्यवाद। और टीएमसी के नेता इसीलिए पॉपुलर होते हैं, इस प्रकार उठपटांग काम करते हैं, बोलते हैं, चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। और भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाया है। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और पूरा इंडी गठबंधन उनके समर्थन में खड़ा है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मखौल उड़ाया है, उनकी मिमिक्री की है। इस बार पार्लियामेंट के स्टेज पर नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में, और उन्होंने ये भी कह दिया कि उनका अधिकार है ऐसा करना, कि ऐसा करने पर जगदीप धनखड़ एक बच्चे की तरह क्यों रो रहे हैं जो अपनी मां से शिकायत करता है। ये दिखाता है कि कल्याण बनर्जी, टीएमसी या इंडी गठबंधन को इस बात का कोई मलाल नहीं, उनको कोई अफसोस नहीं कि उन्होंने संवैधानिक पदों का अपमान किया है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और पूरे इंडी अलायंस की शय है। राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, वो शय दे रहे थे, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। ममता बनर्जी भी जो कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका मतलब वो शय और समर्थन दे रही है। बिल्कुल। और प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। प्रसन्नजीत, यहाँ पर कला वो दिखा रहे हैं, अपनी अधिकार की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी का क्या? सांसद हैं, यहाँ पर एक मिमिक्री कर रहे हैं और लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि मैं करता रहूंगा। देखिए, थोड़ा अगर आधा मिनट 1 मिनट टाइम दे तो मैं 2 बात बताऊंगा। इसमें कसूरवार 2 है। एक तो हम जैसे पत्रकार है और खुद
महामहिम उपराष्ट्रपति है। मैं थोड़ा सा खुलासा करता हूँ। पहली बात तो यह है कि ये जो इस तरह की जो सांसद है, ये अगर खबर में नहीं है तो ये कोई किसी जगह पे नहीं है। तो हम खबर दिखा रहा है, इसीलिए उनको समझ में आ गया कि अगर इस तरह की न्यूसेंस क्रिएट करके हम खबर में रह सकते हैं तो आने वाले चुनाव में हो सकता है ममता बनर्जी तीसरी बार के लिए मुझे टिकट दे दे, और ये थोड़ा सा हमारे लिए हो सकता है कि फायदेमंद रहे। तो अब वो पार्लियामेंट की जो परिसर है वहां से लेकर श्रीरामपुर तक लेके आया है अपने ये जो बाजी को। ये इसको मिमिक्री नहीं कहता है, इसको कहते हैं न्यूसेंस वैल्यू होना। तो ये कल्याण बनर्जी की न्यूसेंस वैल्यू है। अधिकार की जो बात कह रहे हैं, अधिकार की बात किसी का भी पास है। रात को किसी महिला पत्रकार को SMS भेजना या व्हाट्सएप करना, ये भी किसी को भी अधिकार की हिसाब में माना जा सकता है। इसे अधिकार क्या है क्या नहीं है ये अलग बात है। दूसरी बात है कि महामहिम उपराष्ट्रपति उन्होंने एक सीधी सादी इंसान होने के नाते जब बंगाल में राज्यपाल हुआ करते थे तो इस तरह के लोगों को अपने राजभवन में खुली दरवाजा दे दिए थे और कभी भी ये आ सकते थे। और अब इन लोगों को लगने लगा है कि ये महामहिम अब जो उपराष्ट्रपति जो बन गए हैं वो वही राज्यपाल है जिनके खिलाफ ये रास्ते में जघन्य नारेबाजी करते थे एक पॉलिटिकल नेता होने के नाते। तो उनको ये फर्क समझ में नहीं आता है, ना उनकी नेत्री को, ना इनको, ना किसी को, कि ये अब से बंगाल की पॉलिटिकल टारगेट राज्यपाल नहीं है, ये पूरे देश की महामहिम उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा की चेयरमैन है। ये समझना चाहिए। इसीलिए मैं कसूरवार धनखड़ जी को भी समझता हूं, क्योंकि इन्होंने दरवाजा खोल के रखे थे इन लोगों के लिए और हम जैसे पत्रकारों के लिए जो इनका खबर बना रहा है, जो बिना खबर की जिंदा नहीं रह सकते। रवा बिल्कुल, तो खबरों में यहां बने रहने की कोशिश में कल्याण बनर्जी जिस तरह की हरकतें करते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो अपने अधिकार की यहां बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भूल गए हैं। और जिस तरह से हमारे पत्रकार, हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी बता रहे थे कि बिल्कुल यहाँ पर जो संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की अगर वो जिस तरह से अवहेलना कर रहे हैं, वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। खबरों में आगे बढ़े, कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध पर एक बार फिर बहस छिड़ चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ बहस लगातार तेज होने के बीच अब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि सरकार का इस पर क्या नजरिया है। दरअसल कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने हाल ही में हिजाब हटाने पर निर्णय लेने की बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया। अब जी परमेश्वर ने कहा कि सरकार इस मामले को गहराई से देखने के बाद निर्णय लेगी। जी परमेश्वर ने कहा कि हमने हिजाब को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है। सीएम सिद्धारमैया ने खुद कहा कि अगर ऐसा हुआ भी है तो हम इसकी जांच करेंगे। सरकार इस पर गहराई से विचार करने के बाद फैसला लेगी। और इससे पहले भारत राष्ट्र समिति के नेता केटी रामाराव ने कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि सिद्धारमैया सरकार ने अभी तक राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं हटाया है और वे अभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं। लोग कांग्रेस के व्यवहार को देख रहे हैं। सत्ता में आने से पहले वे क्या कहते हैं और सत्ता मिलने के बाद वे कैसे बदल जाते हैं। तो कर्नाटक हिजाब विवाद पर फिर बहस। और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। तुतुकुड़ी में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद तेलंगाना की राज्यपाल ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को उचित एहतियाती कदम उठाने चाहिए थे। उन्होंने तमिलनाडु सरकार पर राहत पहुंचाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में विफल रही है। तेलंगाना की राज्यपाल ने कहा कि जब लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं तब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने ही कार्यक्रम में लगे हुए थे। और आज 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है। क्रिसमस के पर्व पर प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन प्रेम व सद्भाव के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, लेकिन समय के साथ इसे हर धर्म और वर्ग के लोग धूमधाम से मनाने लगे हैं। इस दिन लोग क्रिसमस केक काटकर क्रिसमस का आनंद उठाते हैं और एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। इस पर्व में केक और गिफ्ट के अलावा एक और चीज का विशेष महत्व है और वो है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस के पर्व पर लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को क्रिसमस के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं।
तो देश भर में मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। देश भर के गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं हो रही हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिसमस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। खुशी का ये त्योहार सद्भाव, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाता है। आइए हम ईसा मसीह की शिक्षाओं को याद करें और सभी की भलाई और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी क्रिसमस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं क्रिसमस की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु यीशु मसीह की जन्म का उत्सव करुणा, क्षमा, प्रेम और सहानुभूति के पोषित मूल्यों का प्रतीक है। हम सदैव इन शाश्वत सद्गुणों के साथ जीवित रहें जो हमारे जीवन और सामूहिक कल्याण को समृद्ध बनाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्रिसमस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। ये त्योहारी मौसम सभी के लिए खुशी, शांति और समृद्धि लाए। आइए क्रिसमस जिस सद्भाव और करुणा की भावना का प्रतीक है उसका जश्न मनाएं और एक ऐसी दुनिया के लिए काम करें जहां हर कोई खुश और स्वस्थ हो। हम प्रभु ईसा मसीह की महान शिक्षाओं को भी याद करते हैं। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्रिसमस के शुभ अवसर पर दिल्ली में सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च वो गए और वहां पर भाजपा अध्यक्ष ने मौजूद ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने जिस तरीके से जीवन में मानवता में अपना योगदान किया, विशेष करके शांति, सौहार्दपन और सभी को साथ लेकर के एक हार्मनी समाज में लाना, इसके लिए उन्होंने अपने आप को आहूत किया, अपना जीवन लगाया। उनसे हम सब लोगों को आज के दिन प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए रास्ते को ध्यान में रखकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश में, दुनिया में मानवता, हार्मनी के लिए, पीस के लिए और सबके विकास के लिए अपने आप को हम सब लोग लगाएं। यही गॉड जीसस से हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पोप फ्रांसिस ने गाजा में चल रहे संघर्ष को लेकर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि यीशु ने शांति का संदेश इसी सरजमीन से दिया था और आज युद्ध के निरर्थक तर्क के कारण ये संदेश दम तोड़ रहा है। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी में क्रिसमस ईव मास की अध्यक्षता की और अपने उपदेश में पवित्र भूमि पर चल रहे संघर्ष के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि आज रात हमारा दिल बैथलेहम में है जहां शांति की जरूरत है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि क्रिसमस का असली संदेश शांति और प्रेम है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे सांसारिक सफलता और उपभोक्तावाद से ग्रस्त न हों। और क्रिसमस के मौके पर गुलजार रहने वाले ईसा मसीह के जन्म स्थान बैथलेहम में इस बार सन्नाटा है। ये स्थिति इजराइल हमास की जारी युद्ध की वजह से है। यहां तक कि जिस मांगेर स्क्वायर पर क्रिसमस ट्री बनाया जाता था और नजदीक लगे पेड़ों को सजाया जाता था, वहां क्रिसमस ट्री और सजावट नदारद है। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के इस शहर में वैसे तो पूरे साल पर्यटकों और श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन क्रिसमस के मौके पर यहां ईसाई समुदाय के लोगों की उपस्थिति खास होती है। क्रिसमस के मौके पर यहां तमाम विदेशी आते रहे हैं। इनमें युवाओं की संख्या अच्छी खासी होती थी। वे बैंड के साथ बैथलेहम की सड़कों पर मार्च करते हुए अपनी खुशियां प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इस बार सुनसान सड़कों पर फिलिस्तीनी प्राधिकार के सुरक्षाकर्मी ही
गश्त करते नजर आ रहे हैं। इन सड़कों पर ना तो क्रिसमस पर्व के लिए कोई सजावट है और ना ही खुशियां मनाते लोग। और आइए अब अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। आत्मनिर्भरता की ओर देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। रक्षा, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग के अलावा ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें देश ने पिछले 9 साल में काफी हद तक आत्मनिर्भरता हासिल की है। विश्व इस्पात संघ यानी वर्ल्ड स्टील के मुताबिक भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन इस साल नवंबर में 11.4% की बढ़ोतरी के साथ 1.17 करोड़ टन रहा। वर्ल्ड स्टील की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से नवंबर तक देश का इस्पात उत्पादन 12.1% सालाना वृद्धि के साथ 12.82 करोड़ टन रहा है। और वर्ल्ड स्टील ने कहा कि नवंबर में वैश्विक इस्पात उत्पादन 14.55 करोड़ टन था, जो पिछले साल के समान महीने से 3.3% अधिक है। जनवरी से नवंबर तक वैश्विक उत्पादन सिर्फ 0.5% बढ़कर 171.51 करोड़ टन हो गया है। चीन में इस्पात उत्पादन नवंबर में 7.61 करोड़ टन हुआ, जो पिछले साल की समान अवधि से 0.4% ज्यादा है और उसने जनवरी से नवंबर तक 95.21 करोड़ टन इस्पात उत्पादन किया, जो कि एक साल पहले की समान अवधि से 1.5% अधिक है। जापान का इस्पात उत्पादन नवंबर में 0.9% गिरकर 71 लाख टन रहा। वहीं इस दौरान जनवरी से नवंबर तक कुल उत्पादन 2.8% गिरकर 8 करोड़ टन रह गया है। अमेरिका में नवंबर में 66 लाख टन इस्पात उत्पादन हुआ, जबकि जनवरी से नवंबर तक 7.39 करोड़ टन उत्पादन हुआ। तो देश में बढ़ा स्टील उत्पादन। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। तो खेल जगत में आज क्या है खास, आइए जानने के लिए सीधे रुख करते हैं सुचित्रा का। शुक्रिया जया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट की। वनडे सीरीज जीतने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मंगलवार से सेंचुरियन में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम 31 साल से दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज मंगलवार से शुरू होगी। 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच सेंचुरियन में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम 31 साल से दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल 42 टेस्ट खेले गए हैं। इनमें से भारत ने 15 और दक्षिण अफ्रीका ने 17 टेस्ट जीते हैं। 10 मुकाबले ड्रॉ रहे। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में भारत का रिकॉर्ड खराब रहा है। अफ्रीकी जमीन पर टीम इंडिया ने 23 टेस्ट खेले हैं और सिर्फ 4 जीते हैं। 12 में उसे हार का सामना करना पड़ा। 7 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में पिछला टेस्ट 2021 में जीता था। वह मुकाबला भी सेंचुरियन में खेला गया था। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में 3 टेस्ट खेले गए हैं और तीनों का ही नतीजा निकला है। 2 में भारतीय टीम को हार मिली और 1 में टीम इंडिया ने जीत हासिल की। दक्षिण अफ्रीका में भारत के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो 16 साल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के पिछले 5 दौरों में से 4 में 1 टेस्ट जीता है। 4 बार वे सीरीज को निर्णायक टेस्ट में ले जाने में कामयाब रहे, वहीं 2 बार वे सीरीज में बढ़त बनाने में कामयाब रहे। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर भारतीय टीम T20 सीरीज और वनडे सीरीज खेल चुकी है। T20 सीरीज ड्रॉ रही थी, वहीं वनडे सीरीज में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में अब भारतीय टीम बढ़े हुए उत्साह के साथ टेस्ट सीरीज में उतरेगी और जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। महिला चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे और T20 सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलने हैं। वनडे और T20 टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेंगी, वहीं स्मृति मंधाना दोनों फॉर्मेट में टीम की उप कप्तान होंगी।
3 मैच की वनडे सीरीज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 28 दिसंबर से शुरू होगी। वहीं T20 सीरीज की शुरुआत 5 जनवरी से नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में होगी। भारतीय टीम ने एकमात्र टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ये पहला मौका है जब भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई टेस्ट जीता है। और ब्रिटिश अरबपति सर जिम रैडक्लिफ फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड में 25% हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने ये हिस्सेदारी $1.3 बिलियन में खरीदी है। रैडक्लिफ को इनियोस ग्रुप फुटबॉल ऑपरेशंस की देखरेख करेगा। रैडक्लिफ क्लब के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भविष्य के निवेश के लिए $300 मिलियन भी देंगे। मैनयू इस सीजन में पिच पर संघर्ष करती नजर आई है। मैनयू ने 2013 से प्रीमियर लीग नहीं जीती है। तो ये थी इस वक्त की खेल जगत की प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं जया के पास। शुक्रिया सुचित्रा खेल प्राइम के लिए। और आइए मिड डे प्राइम में अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के तहत काशी और तमिलनाडु के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा काशी तमिल संगमम में काशी एवं तमिल संस्कृति, तमिल स्वतंत्रता आंदोलन विषयक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें काशी और तमिलनाडु के भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्वों की जीवनी को प्रदर्शित किया गया। वहीं सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो के दौरान भगवान गौतम बुद्ध की कथाओं और पौराणिक कहानियां दिखाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण और उत्तर के बीच संबंधों को मजबूत करने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को समृद्धि में लाने और दोनों प्रदेशों की संस्कृति के संगम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काशी तमिल संगम की शुरुआत की। तमिल श्रद्धालुओं का चौथा दल सरस्वती बनारस की धरती पर उतरते ही दक्षिण भारतीय मेहमानों का वड़क्कम काशी कहकर अभिवादन किया गया। अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। काशी तमिल संगमम में काशी और तमिलनाडु के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हुई। तमिलनाडु से वाराणसी पहुंचा प्रतिनिधिमंडल और लोकगीतों पर झूम उठा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के साथ राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेक अभिनव कदम उठाए गए। उसी में एक काशी तमिल संगमम भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। एक महान विभूतियां हैं कि दोनों ही क्षेत्रों में जन्मी है और जिन्होंने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच की भौतिक दूरी को छोड़कर सारी दूरियां मिटा दी। वहीं काशी तमिल संगमम में काशी एवं तमिल संस्कृति, तमिल स्वतंत्रता आंदोलन विषयक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें काशी और तमिलनाडु के भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तियों के जीवन को प्रदर्शित किया गया है। ये चीज जो है आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छा चीज बताई जा सकती है। प्रदर्शनी में वाकई जो चीज भी देखी गई सब लाजवाब है। देख के तबीयत खुश हुई। जो कोशिश है, जो प्रयास है वो जबरदस्त है। वहीं सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो के द्वारा भगवान गौतम बुद्ध की कथाएं और पौराणिक कहानियां दिखाई गईं, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन काल को दर्शाया गया है। अभी यहाँ सारनाथ में यहाँ का जो बुद्ध ने यहाँ आकर अपने जो बौद्ध धर्म को और ये सिखा दिया और यहाँ घोषणा कर दिया और अशोक चक्रवर्ती को भी अपने शांति के द्वारा बदला दिया, उसे सुनकर हम चकित हो रहे हैं। इस कड़ी में काशी से दूसरी ट्रेन रविवार को चेन्नई के एगमोर रेलवे स्टेशन पहुंची। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम हमारी संस्कृति और भारतीयों के बीच गहरे जुड़े संबंधों का उत्सव है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाता है, जिसकी पहचान आध्यात्मिक विश्वासों में भी निहित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
काशी तमिल संगमम, विभिन्न संस्कृतियों का मेल, श्रेष्ठ भारत एक भारत की बेहद खूबसूरत झलक पेश करता हुआ मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला